पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी देख लीजिए, संकेत किस तरह के आते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी लगातार हरे निशान में बना हुआ और मजबूती है 13 अंकों की। 9400 के आसपास खुलने की तैयारी निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी से अगर कोई संकेत लें हम तो हांगकांग के बाजार महज 28 अंक नीचे, शंघाई के बाजार गिरकर खुले, रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। 0.5% की ही कमजोरी है, वहां पर कोई खास बात नहीं। और निक्केई 0.5% मजबूत है और बाकी एशियाई बाजार में हरे निशान के साथ कारोबार। तो कुल मिलाकर संकेत पॉजिटिव अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि लगातार 4 दिनों से अमेरिकी बाजार हरे निशान में मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे। 64.88 ये है लेवल करेंसी मार्केट का, जहां पर कमजोरी होती हुई दिख रही है। और 0.5% के आसपास का नुकसान कल हमने करेंसी मार्केट में देखा। डॉलर इंडेक्स 97 रुपये 36 पर। तो ये है इस वक्त। तो देखेंगे आज करेंसी मार्केट में किस तरह की शुरुआत भारतीय बाजारों की होती है। लेकिन आज के लिए जो बड़े ट्रिगर्स हैं उनमें साफ तौर पर देखना होगा मिड कैप शेयरों की जो इतने दिनों से कमजोरी चल रही है 5 सेशन से, क्या वो और कमजोरी बढ़ती है या फिर रुकते हैं। बैंक निफ्टी अहम लेवल्स के आसपास है। क्या बैंक निफ्टी 22,450 22,500 के सपोर्ट को होल्ड कर पाता है? क्या निफ्टी 9,400 के ऊपर खुलकर, जैसा कि आशीष जी कह रहे थे कि घंटे 1.5 घंटे देखना चाहिए कि ऊपर टिक पाता है या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा टाटा मोटर्स का रिएक्शन देखना। 5.5% ऊपर जाकर एडीआर बंद हुआ कल दमदार नतीजों के बाद। तो नतीजों के बाद टाटा मोटर्स में कितनी तेजी बनेगी ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा, जबकि स्टॉक कल 450 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। तो ये तमाम संकेत हैं आज के लिए भारतीय बाजारों के, जहां पर एक्शन होना स्वाभाविक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली टिक के साथ प्री ओपनिंग सेशन की। और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 6 अंक ऊपर है निफ्टी। अब 27 अंक नीचे निफ्टी नजर आएगा। तो निफ्टी पर थोड़े से वोलेटाइल ट्रेड है। टाटा डीवीआर 5% ऊपर, टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर। ये दो स्टॉक है एक्शन में। ओएनजीसी 3% मजबूत दिख रहा है। अदानी पोर्ट 2% मजबूत है आज पहली टिक पर। आज इसके नतीजे आने वाले हैं। ल्यूपिन 5% कमजोर, भारतीय एयरटेल में भी 5% का नुकसान। ये कुछ स्टॉक्स है जो नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो मिला जुला सा कारोबार है। सेंसेक्स से 24 अंक ऊपर, निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर है। कोई खास बड़ा रुझान नहीं, लेकिन जो स्टॉक एक्शन के साथ खुलेगा वो तो टाटा मोटर्स ही होगा। लेकिन इस बीच रुपए में कमजोरी लगातार बनती हुई दिख रही है। आज भी सुस्त शुरुआत हुई है 2 पैसे की कमजोरी के साथ करेंसी मार्केट की शुरुआत होती हुई दिख रही। तो ये हैं स्टॉक्स आज के सेशन में शुरुआती कारोबार में एक्शन में आपको नजर आते हुए नजर। एक और स्टॉक जिस पर राय लेना चाहिए और वो है सिंटेक्स, जो इस सीरीज में वायदा कारोबार में एक बार इसके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होंगे, क्योंकि डीमर्जर की स्कीम है तो वापस ये मर्ज किया जाएगा। कल स्टॉक 8% गिरा। ओपन इंटरेस्ट तो कम होना लाजमी है, क्योंकि रोल ओवर्स तो हो नहीं रहे और जो पोजिशन है वो कम करते थे। सिंटेक्स क्या डीमर्जर के पहले अमरीश महीने 1.5 महीने के व्यू के हिसाब से डिलीवरी खरीद के रखनी चाहिए कि डीमर्जर के बाद एक वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना बने और स्टॉक जो अभी प्राइस है 100 रुपये के आसपास उससे ऊपर मिले? इट्स पॉसिबल, क्योंकि जब भी डीमर्जर होता है तो वैल्यू अनलॉकिंग होता है। सम ऑफ पार्ट्स आर नॉर्मली हायर देन द करंट मार्केट प्राइस। एंड ऑल्सो हम लोग देखा है कि करीब 120 के लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है। सो आई थिंक एट दीज लेवल्स पॉसिबली द डाउनसाइड इज लिमिटेड। चलिए, तो सिंटेक्स इस पर नज़र रखिएगा। आज नज़र रखनी चाहिए आपको चीनी कंपनियों के ऊपर भी। देखिए जो एफआरपी है वो बढ़ सकती है आज की कैबिनेट की बैठक में। तो सारी की सारी चीनी कंपनियां, बजाज, बलरामपुर, धामपुर, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नज़र रहेगी। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका की चीनी कंपनियों के ऊपर, तो जो दरअसल एफआरपी को लागू करती हैं उसके भाव पर दरअसल गन्ना खरीदती हैं। तो श्री रेणु का स्टॉक जैसे कंपनियां आज आपके रडार पर होनी चाहिए। आईडीबीआई के लिए देखिए खराब खबर, क्रिसिल के बाद अब इकरा ने भी इसको डाउनग्रेड किया है। वोल्टास के नंबर्स अच्छे, लेकिन अच्छी बढ़िया पहले देखी जा चुकी है। लेकिन आज देखिए मजबूत नंबर्स के दम पर ये शेयर 2% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। एसएल प्रोपैक ये भी नंबर्स के ऊपर रिएक्ट करेगा। भारतीय एयरटेल ये एक ऐसा स्टॉक है जो आज आपके रडार पर होना चाहिए। भारतीय एयरटेल सर चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं बागले साहब, इसके ये बताइए, क्योंकि मूडीज ने इसकी जो रेटिंग है उसको कट किया है। क्या ये गिर सकता है, और गिर सकता है तो कितना? कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपको चार्ट देखकर दिखते हैं इसमें? हेमंत, एक्चुअली ये स्टॉक इतना वीक दिख नहीं रहा है। ओके, करेक्टिव मूव है तो 360 तक ये स्टॉक जा सकता है, जो कि 3-1% डाउन होगा। लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। हाँ, अगर 360 ब्रेक होता है डिसिसिवली, फिर ये 345 तक जा सकता है, लेकिन मुझे उसकी संभावना कम दिखती है। ओके जय, 6% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है टाटा मोटर्स शुरुआती कारोबार में, हालांकि अभी सेटल होना बाकी है। आपके लिहाज से चार्ट पर क्या लेवल्स आए हैं टाटा मोटर्स के लिए? वेल
मेरा ये मानना है कि बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस है 462, अगर उसके ऊपर निकलता है टाटा मोटर्स देन डेफिनेटली एक और तेजी देखने मिल सकती है इसमें। लगभग 462 के ऊपर तो 490 500 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है, लोअर एंड से देखने मिला है। तो शॉर्ट कवरिंग हो कि एक बाउंस बैक हो, वो थोड़ा स्ट्रांग देखने मिलता है बिकॉज काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये रिवर्स हुआ है। एंड आई थिंक जो हिसाब से ये स्टॉक में कंटिन्यूसली डिस्पाइट के निफ्टी में और मार्केट में इतनी सेलिंग देखने मिली थी, ये स्टॉक में लगातार एक अप ट्रेंड ही देखने मिला था पिछले 1-2 हफ्ते से। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में। 462 के ऊपर अगर सेटल होता है और वहां पे अगर आसपास किसी को मिलता है तो आई थिंक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा लॉन्ग साइड पे। ओके, तो इन तमाम स्टॉक्स पर आज नजर रखिएगा, वीडियोकॉन पर भी नजर रखिएगा। 20% के 2 लोअर सर्किट के बाद आज 10% का लोअर सर्किट लगने की तैयारी ये शेयर कर रहा है। कोई राहत की बात इसके लिए नहीं है, इस तरह से गिरेगा तो फिर डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में भी ये शेयर आ जाएगा, वो दिन दूर नहीं। एनसीसी के लिए भी खराब खबर है, एचसीसी के लिए भी खराब खबर है। वैसे भी दोनों ही शेयर एक साथ बढ़ते हैं, दोनों ही शेयर एक साथ गिरते हैं, तो आज दोनों के लिए खराब खबर है, तो दोनों पर नजर रखिएगा। आज के दिन धामपुर शुगर, बलरामपुर शुगर, बजाज हिंदुस्तान, सारा का सारा चीनी का पैक देखिए कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। बलिया साहब, ये बताइए, गिरावट तो हो रही है पिछले कुछ दिनों से, मिड कैप्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, तो कौन सी वो लिस्ट है जो तैयार रखी जाए? क्योंकि देखिए सेल लगेगी तब लिस्ट सूची तो हमारी तैयार होनी चाहिए। Absolutely. बताइए सर। तो as of now I would possibly look at some of the FMCG players, जैसे हो इमामी या डाबर। Although Dabur has not performed, results भी उतने खास नहीं थे, but then I clearly see because of Patanjali the overall market increasing, और उसके कारण possibly over the next 1.5-2 years you will see Dabur and Imami benefiting to a very large extent. Cement stocks at lower levels surely मैं देखूंगा। Okay. यदि I mean if something like Ambuja again falls another 5-6% already गिर चुका है, but another 5-6% गिरता है, then I would possibly look at buying into cement because clearly there is fear of Chinese dumping. ठीक बात है। And because of which the cement stocks may correct, but then I think that will be taken care by the government, just like how. मैं यही कहने वाला था, dumping के सामने तो सरकार तैयार बैठी है। Absolutely. So I think I mean in that fall one should look at buying into cement. Auto ancillaries भी मैं देख रहा हूँ, and especially those auto ancillaries which will not get affected by the electrical vehicle coming in. जैसे कि for example Gabriel. Okay. Also, I mean one could be looking at tires, but tires मुझे इस level पे expensive लग रहे हैं, so I'll not really look at tires, but something like Gabriel which will not get affected. Okay, sorry. Yeah, at the same time, I mean my earlier favorite Jain Irrigation जो हम लोग ने exit किए थे करीब 118-119 level पे। देख लिया सर, भाव नीचे आ गया। Yeah, absolutely. So it's closer to 87-88. So we have done one cycle जहाँ पे our target was achieved. Now after a good correction 87-88 में I'll again slowly start buying. क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, दोनों तरफ एग्जिट भी सही और एंट्री भी सही। तो ये खरीदे आप जेन इरिगेशन, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की पिक्स है। अगर आपको करनी है ट्रेडिंग तो फिर सुबह 7:30 बजे आपको जाग जाना चाहिए और देखना चाहिए वो मैच जहाँ हर रोज आपको 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते हैं। 7:30 से 8 के बीच में सबसे फेमस शो स्टॉक 2020। अगर मिस कर दिया आपने कोई बात नहीं, हर रोज हम 9 से 9:15 के बीच में फिर से बताते हैं, छोटा सा रिकैप होता है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आज क्या कुछ होने वाला है। तो देख लेते हैं आज के वो 20 बेहतरीन खिलाड़ी जिन्हें मिली है स्टॉक 2020 की टीम में जगह। मेरी टीम पर नजर डालिए, आज काफी सारे गेंदबाजों को भी टीम में शामिल किया है। कमजोर बैलेंस शीट वाले मिड कैप स्टॉक से दूर रहिए, और अगर मौका मिले तो वहां पर बेचकर चलिए। जेपी एसोसिएट्स इसी तरह की कंपनी है, एचडीआईएल को दूसरे दिन टीम में शामिल किया है। सुजलॉन में रैली के बाद यहां गिरावट देखने को मिलेगी। आईसीआई के कमजोर नंबर्स और कोई आगे का अच्छा आउटलुक नहीं है, तो यहां पर प्रेशर देखा जा सकता है। खरीदिए अच्छे ग्रुप की कंपनियां, एलएनटी की एलएनटी फाइनेंस खरीदिए, और खरीदना चाहिए टाटा ग्रुप में आपको अगर एक शेयर तो टाटा स्टील। साथ ही कावेरी सीड के कमजोर नंबर्स की उम्मीद है, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। सिंटेक्स में सारी खबर सामने आ चुकी है, डीमर्जर से रिलेटेड अब रिकॉर्ड डेट भी सामने है, तो यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। लोग बुकआउट करेंगे, कहते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। साथ ही अगर एक शेयर खरीदना है आपको इन पूरे 10 में, तो मारुति खरीद कर रख लीजिए। एक साल बाद हम बात करेंगे कि यहां पर किस तरह की तेजी देखने को मिलेगी। आयोन एक्सचेंज ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है क्योंकि इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं।
3 मिनट डालिए। यहाँ पे भी खरीदारी और बिकवाली दोनों का फोकस है। गन्ना की कीमत बढ़ने वाली, इसलिए बलरामपुर चीनी नेगेटिव बेच के चलिए। वोल्टास, एसएल प्रोपैक अच्छे नतीजे हैं। खरीदारी। आईडीबीआई बैंक को डाउनग्रेड किया है क्रिसिल ने, इसलिए नेगेटिव खबर है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर अच्छे नतीजों पे खरीदारी चला। जुबिलेंट फूड्स बेहतरीन नतीजे। शेवी और जूट कंपनी है, बाईबैक करने जा रही है, पॉजिटिव है। नेशनल पेरोक्साइड बहुत बढ़िया नतीजे है, इसलिए खरीदारी करिए। और भारतीय एयरटेल को एक बार फिर से मूडीज ने स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक दिया है, तो बेच के चलिए यहाँ पे। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं दोनों ही साइड पर, तेजी की साइड पर भी, मंदी की साइड पर भी। और देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन इस समय दिखाने के मूड में है। वोल्टास 4% ऊपर कैश मार्केट में खुलने की तैयारी कर रहा है। टाटा मोटर्स देखिए 4% ऊपर अच्छे नंबर्स के बाद खुलने की तैयारी कर रहा है। फ्यूचर रिटेल इसने भी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने इसके ऊपर अपनी कवरेज शुरू किया था, और अब देखिए इसके नंबर्स जो आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद वो अच्छे आए हैं। फ्यूचर रिटेल की स्टोरी पर भरोसा है। बागले साहब, चार्ट्स इसके कैसे लग रहे हैं आपको? क्या तेजी और बढ़ सकती है आज के दिन? थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। 322, 323 2-3% की अपसाइड मुझे दिखती है, लेकिन वो कुल लेवल्स क्रॉस होते हुए नहीं लगता है। ओके, तो फिलहाल बहुत बड़ी तेजी के इंतजार में न रहें, और बहुत बड़ी तेजी टाटा मोटर्स में भी नहीं होती दिख रही है। देखिए 4.5% मजबूत है, इससे ज़्यादा तो एडीआर मजबूत है। और वोल्टास ने, अच्छा वोल्टास 4.5%, ये बड़ा मजबूत खुल रहा है, बहुत ही। तो 420, 440 ये रेंज है जहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, जो हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इस बीच प्रभात डेयरी ये 19% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, बेहद खराब नतीजों के दम पर। क्या किया जाए? ये डेयरी स्टॉक्स में कोई अमरीश जी मजा है, रखना चाहिए या फिर निकल जाने की राय? अच्छे करेक्शन में तो लेना तो चाहिए, क्योंकि I mean this is one sector which is moving from unorganized to organized, and I think one should be looking at all those sectors which are actually moving from unorganized to organized, और वहाँ पे margin expansion हो सकता है। And we have clearly seen, I mean last couple of years जिस हिसाब से milk prices भी बढ़े हैं, so I think that will continue because still there is a huge gap between the international milk prices and the domestic ones. तो मुझे लगता है कि अच्छा करेक्शन होता है इस सेक्टर पे, देन वन शुड बी लुकिंग एट बाइंग। एंड इनफैक्ट आई मीन आई हैव बीन रिकमेंडिंग अ स्टॉक लाइक उमंग डायरी, सो दैट आई वुड पॉसिबली लुक एट आई मीन लेवल्स क्लोजर टू अबाउट 73-74। ओके, चलिए तो उमंग डेयरी एक और ऐसा डेयरी शेयर जिस पर नजर होनी चाहिए। गिरावट में खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है, लेकिन आप देखिए प्रभात डेयरी आज का एक्सीडेंट नजर आ रहा है। ये वीडियोकॉन 3 दिनों से हर रोज सुबह खुलते ही एक्सीडेंट हो जाता है। शिल्पी केबल 5% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। कुछ और लो क्वालिटी वाले स्टॉक्स बताता हूँ। सावरिया एग्रो, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिलेगा आज के दिन। कुछ मिड कैप्स में जो प्रेशर देखने को मिला है, उसके बाद जो कमज़ोर मिड कैप्स हैं वो और तेज़ी से आज नीचे फिसलते हुए दिखेंगे, और कुछ अच्छे मिड कैप्स में तेज़ी भी देखने को मिलेगी। आप देखिए अच्छी तेजी L&T फाइनेंस होल्डिंग में आज फिर से देखने को मिल रही है। कल के बाजार में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। और मेटल कंपनियां, इस पर नजर रखिएगा। टाटा स्टील, सेल आज फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये शेयर प्री ओपनिंग सेशन में। मेटल्स में आशीष, कोई स्टॉक जो आपको पसंद आता हो, क्योंकि कल कमजोर बाजार में ये पॉकेट आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, सेंसेक्स निफ्टी प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा ग्लोबल मार्केट्स में इस तेजी का, लेकिन मेटल्स वहां से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोई शेयर जो आपको अच्छा लगता हो? बिल्कुल, इसके अंदर में तो बेस्ट टाटा स्टील जो है वो लग रहा है, क्योंकि एक अच्छे अपमूव के बाद भी हम देख रहे हैं, अच्छा कंसोलिडेशन उसके बाद भी देखने को मिल रहा है, और कल भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल से हमें देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट में कहीं बड़ा रिडक्शन नहीं, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जिन्होंने पोजीशंस बनाई हैं वो स्टिक कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, जिसको चलते मुझे लगता है 520 तक के लेवल्स टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं शॉर्टर टर्म में। और अगर से 520 के आसपास ये स्टॉक जाता है तो फिर और एक फर्दर अपसाइड उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। बट इन शॉर्टर टर्म 520 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 480 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है। साथ ही साथ हिंडाल्को में भी मुझे लगता है एक अच्छा बेस 190 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे मैंने देखा पहले भी कहा था, एल्यूमिनियम के अंदर में एक अच्छी तेजी बनती नजर आ रही। कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, बट ये जो कंसोलिडेशन एल्यूमिनियम के अंदर वो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो जिसके चलते मुझे लगता है हिंडाल्को भी 205-210 तक के टारगेट्स आने वाले समय में दिखा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए मेटल शेयरों पर। कुछ और शेयरों पर चार्ट्स पर राय ली जाए जय ठक्कर से। जय, ION एक्सचेंज, ये स्टॉक बड़े दिनों बाद अब कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सुधरने के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। 5% मजबूत खुला है, दमदार नतीजों के चलते 420 पर ट्रेड कर रहा है ION एक्सचेंज। खरीदा जाए इसे?
वेल अनिल जी, ये स्टॉक तो मैं ट्रैक नहीं करता, तो इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। ओके, चार्ट्स पर मिलेगा नहीं, बात तो सही है क्योंकि इतना लिक्विड है नहीं तो मिलना मुश्किल है। एक बार इसके चार्ट्स देख लीजिए जरा, रेडिको खेतान के फिर से नंबर्स ढीले ही है और स्टॉक 2-2.25% कमज़ोर है। अगर किसी के पास है तो क्या बेचकर निकल जाए, क्या करना चाहिए? अनिल जी, डेफिनेटली मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी के पास रेडिको है तो बेच के निकलना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखो काफ़ी समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ऑन दी अपसाइड क्लियरली ये देखा गया है कि लगभग 145 से 150 ये क्लियर उसका रेजिस्टेंस जोन रहा है। और ये स्टॉक अनिल जी काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन में मेरा ये मानना है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी रेंज थोड़ी छोटी हो जा रही है, होते जा रही है। सो ऑन द लोअर साइड अराउंड 85-90 एक अच्छा सपोर्ट है, ऑन दी अपसाइड 145 एक रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ से अभी रिवर्स हुआ है तो मेरा मानना है कि अभी लोअर लेवल्स टेस्ट होंगे गोइंग फॉरवर्ड 85 to 90 की, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है बाय करने की। तो एज ऑफ नाउ एट करंट मार्केट प्राइस एग्जिट होना ही सही रहेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। चलिए शुरुआत करते हैं। 9400 के ऊपर खुलेंगे ये संकेत तो आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पर 25 पॉइंट की अच्छी मजबूती है एसजीएक्स के मुकाबले में और 80 अंकों पर खुल रहा है सेंसेक्स। तो पहली टिक तो अच्छी आएगी। 1/4% मजबूत मिड कैप इंडेक्स दिख रहा है और बैंक निफ्टी में 40 अंकों की मजबूती दिख रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकेंगे या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं शुरुआत होने के बाद हम किस तरफ बढ़ते हैं। पहले बता दूं वो स्टॉक्स जो एक्शन में है आपको। टाटा मोटर्स 4.5% मजबूत, डीवीआर 3.5% मजबूत, ग्रासिम 1% मजबूत है, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.5% मजबूत। कमजोर क्या है? नतीजों के पहले ल्यूपिन आज 1.5% नीचे खुलने की तैयारी में। एचएलटेक अच्छे रनअप के बाद 1% नीचे दिख रहा है आज प्री ओपनिंग सेशन में और पहली टिक 78 अंक ऊपर सेंसेक्स ने की है। आज की शुरुआत 23 अंक मजबूत खुलता हुआ निफ्टी 9400 के पार। तो बेहतर और पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजारों की आज के सेशन में होती हुई दिख रही है। तो कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में आप देख सकते हैं। तेजी की तरफ जो स्टॉक्स नजर आएंगे आपको साफ तौर पर टाटा मोटर्स से आज अच्छी मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और यही खरीदारी साफ तौर पर दिखा रहा है। तो आज का टॉप परफॉर्मर टाटा मोटर्स है जो निफ्टी को हरे निशान में और 9400 के पार खुलने में मदद करता हुआ। इसके ठीक नीचे टाटा डीवीआर है। ओह, टाटा ग्रुप पूरा एक्शन में। टाटा पावर, टाटा स्टील, ये सब के सब शेयर मजबूत है। अदानी पोर्ट नतीजों से पहले 0.5% मजबूत है। एचएलटेक में नुकसान है 1.5% का, यहाँ पर आज मार पड़ती हुई दिख रही है। और इसके अलावा भारतीय एयरटेल 1.25% मजबूत है। लुपिन नतीजों से पहले 1% मजबूत है, यानी कि फार्मा शेयरों की कमजोरी बरकरार है। डॉक्टर, लुपिन, सिप्ला तीनों ही हैं कमजोर। आइए वायदा कारोबार के शेयरों पर नजर डालें। आज का एक्सीडेंट वायदा कारोबार में एनसीसी लिमिटेड 4.5% का बड़ा कट। मैक्स फाइनेंशियल ये भी 4% नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जेपी एसोसिएट 4.5% नीचे, सिंटेक्स 2% नीचे, आईडीबीआई बैन में है लेकिन 2% नीचे। यहाँ पर भी जो खबरें आई है रेटिंग डाउनग्रेड वाली, लेकिन मजबूत क्या है फिर उन पर नजर डालें। वोल्टास, माय गॉड, 7% की मजबूती, 440 का लेवल इस वक्त वोल्टास पे आता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स 4.5% मजबूत और वोल्टास में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। टोरेंट पावर 3.5% मजबूत है। जेएसपीएल 3% मजबूत है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2% मजबूत है। एचडीएल में तेजी है। ये तमाम शेयर आज में। और इस बीच सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर, निफ्टी 9400 के पार और मिड कैप शेयरों में 1.5% की मजबूती, बैंक निफ्टी हाफ सेंचुरी पर। बिल्कुल। एसएल प्रोपैक देखिए करीब 2% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ अच्छे नंबर्स के बाद। जेएसपीएल देखिए 2% की मजबूती दिखा रहा है। एचडीएल में एक तेजी देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर करेक्शन देखा जा रहा है? वीडियोकॉन लोअर सर्किट पर खुला है। प्रभात डेयरीज 8% नीचे, एनसीसी भी नीचे और देखिए एचसीसी में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा शुगर पैक देखिए, बजाज, बलरामपुर, धामपुर, यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। अपोलो टायर आज नीचे खुला है और डिश टीवी जैसे स्टॉक्स भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और अब धीरे धीरे बाजार नीचे आने की कोशिश जरूर कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था, अब 1/4% ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय तक तो बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में ही है। आज का स्टार परफॉर्मर टाटा मोटर्स है और देखिए टाटा स्टील कल की तेजी को और आगे लीड करता हुआ 1% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। आज फिर से अगर एक पॉकेट बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहा है तो वो आईटी पैक है। विप्रो देख लीजिए मजबूत है, टीसीएस देख लीजिए मजबूती के साथ ही इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। और बैंक निफ्टी से सहारा नहीं है, लगता है ये लाल निशान में आ जाएगा, इस पर नजर रखिएगा और यही बाजार को नीचे खींचेगा। लीजिए 9400 के नीचे निफ्टी भी आ गया और बैंक निफ्टी में लाल निशान में कारोबार होना शुरू हो गया। तो कुल 3 मिनट अनिल देखिए बाजार ने 9400 के ऊपर ट्रेड किया और उसके बाद नीचे फिसल गए। बिल्कुल। और
वोल्टास आज का स्टार परफॉर्मर 6.5% मजबूत है। टाटा मोटर्स अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखा है, 4-4.5% मजबूत है। क्या इस लेवल पर तुरंत शॉर्ट किया जाए वोल्टास? वागले साहब बताइए। अनिल जी, मैंने डिलीवरी बेचने की बात कही थी, तो मैं उसको मेंटेन करता हूँ और शॉर्ट करने वाला ये नहीं है, बिकॉज ये अच्छा, एफएनओ शॉर्ट में नहीं तो करना नहीं। ओके, आपकी क्या राय है एफएनओ में? मेरा तो मानना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है और आज जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है उसको देखते हुए मुझे लगता है आसानी से 470 480 के स्तर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए अनिल जी, हम जब भी बात करते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में लेना, तो देखिए ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं और इनके जो भी करेक्शन है वो बहुत ही जल्दी बाय होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पे कोई भी गिरावट आती है जहाँ पे 10%, 15%, 20% कभी देखने को मिले हाइस के आसपास से, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करते हैं। मुझे लगता है इसी स्पेस में ब्लू स्टार, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये एक स्टॉक होगा जहाँ पर पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिड कैप इंडेक्स 0.5% गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, लाल निशान में आ गया, बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी हरे निशान में खुला जरूर 20-25 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स से बेटर, लेकिन आप देखिए टिक नहीं पा रहा है, लाल निशान में ये भी आता हुआ। कावेरी सीड्स देखिए 1% 1.25% नीचे ट्रेड कर रहा है, इसके नतीजे कमजोर आने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, इस पर नजर रखिएगा। और भारतीय एयरटेल में भी जिस तरह से डाउनग्रेड्स आए हैं, मूडीज के देखिए इस शेयर में भी 1-1.25% की गिरावट ही देखने को मिली है। तो 4-5 दिन से हो रहा है, खुल जाता है किसी तरह से मुश्किल से हरे निशान में, लेकिन फिर टिक नहीं पाता। अगले साहब बताइए, अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बनता है इस समय? हेमंत, मेरे हिसाब से अभी भी ये सेल ऑन राइज है। ओपनिंग वाज, मतलब ओपनिंग होता है, स्ट्रांग खुलता है और आज सस्टेन इमीडिएटली नहीं हुआ, तो 3 मिनट के लिए रहा हरे निशान में। हाँ, तो नहीं, वो बाउंस बैक्स आते रहेंगे। 94, 94.30 ये मेरे लिए लेवल्स है जहां पर मैं बेच के चलूंगा, और मुझे लगता है 93.30 शायद एक्सपायरी तक ना आए, 2 से 3 दिन का व्यू आपको लेना पड़ेगा, तो कल तक ये चॉपीनेस रह सकता है। ओके, एक और स्टॉक जो बड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, मैक्स फाइनेंशियल। आशीष जी, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, आज ऐसी कोई खबर मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन स्टॉक बड़ी तेजी से गिर रहा है। एनसीसी लिमिटेड नहीं, टॉप लूजर है इस वक्त वायदा कारोबार में, बिना किसी खबर के। और ओपन इंटरेस्ट भी जमकर बढ़ रहा है, 4.5-5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। या तो कोई खबर ऐसी आने वाली है जिसका हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी के साथ पोजीशन भी बने हैं शॉर्ट साइड पर और स्टॉक भी तेजी से गिरे। शॉर्ट करना चाहिए इसे इस लेवल पर? वीक एनर्जी और अच्छा बेस तोड़ा है 620 के आसपास, आज 4.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, तो डेफिनेटली खुलते किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। आज का जो हाई है वो 618 के आसपास है, वो मुझे लगता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, उसको ध्यान में रख के पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। 605 तक अगर से कोई रिकवरी आती तो वो भी शॉर्ट के लिए यूज करना चाहिए। 540 550 के लेवल्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और एक स्टॉक में और ऐड करना चाहूंगा लॉन्ग साइड पे, वो है कॉनकॉर का। मुझे लग रहा है इसके अंदर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और 3 दिन से ओपन इंटरेस्ट में भी बहुत अच्छा इजाफा है। तो मुझे लगता है जैसे ही स्टॉक 1240-42 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। 1280-1285 के टारगेट्स इसके अंदर देखने लेट आए थे ना थोड़ा सा, तो आप लेट हो गए कौन में, क्योंकि वागले साहब पहले गए, लेकिन वागले साहब ने कंडीशनल बाय दिया था, आपकी कंडीशन पूरी हो गई। 1230 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो नहीं, आज पहले ऑन एयर तो पहले आशीष चतुर्वेदी नहीं बाय कहा है, उसके बाद हमने वागले साहब सुबह आ गए थे, लेकिन हमने पूछा उनसे, पहले पूछ लिया था कंडीशनल बाय। तो पहला कॉल उनका ही था ऑन एयर। तो लेकिन आप देखिए एक और स्टॉक है नेशनल पेरोक्साइड, इस पे ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है। बलिगा साहब, 34 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने। ये बताइए ये कंपनी कैसी लगती है आपको? क्योंकि मैंने ट्रैक नहीं किया। अच्छा, आपने ट्रैक नहीं करी। आज देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन इस शेयर में देखने को मिल रहा है। नेशनल पेरोक्साइड बेहतरीन कंपनी, और देखिए आज अच्छे नंबर्स के बाद ये 100 रुपये 80-90 रुपये तक की रैली दिखा रहा है। ज़बरदस्त प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। रेडिको खैतान के नंबर्स कमज़ोर, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, ये सब नंबर्स के ऊपर आज रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो कॉन तीसरे दिन लोअर सर्किट। सर क्या करना चाहिए अब? हालांकि मौका मिलता नहीं है, लोग रोज सोचते हैं, लगा के रखते हैं, लेकिन लोअर सर्किट मौका तो काफ़ी दिनों से था, बिकॉज दिस स्टॉक वाज स्टेडी एट अबाउट 100 लेवल्स काफ़ी महीनों से, एंड एवरीवन न्यू द स्टोरी। सही बात है। सो आई थिंक इफ दे हैव नॉट सोल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे हैव डग देयर ओन ग्रेव। तो इस लेवल पे मैं क्या बोलूं? 13,000 शेयर ट्रेड नहीं हुए, देखिए, और लोअर सर्किट लग गया। ये स्टॉक मेरे हिसाब से जो टारगेट बनता है इसका, लोअर सिंगल डिजिट, 10 के नीचे ही बनता है। लोअर सिंगल डिजिट मतलब 5 के नीचे हो जाता है, बोलने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुल मिलाकर ये बात ज़रूर है कि जिनके पास है शेयर उन्हें नहीं रखना चाहिए, कोशिश करके आप निकल जाएं, बेच दें तो बेहतर है, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन एक स्टॉक जहां पर दमदार प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है
और वो बढ़ना भी चाहिए और बढ़ना चाहिए, वो है टोरेंट पावर। क्योंकि टोरेंट पावर में देखिए आप, नतीजे बेहद दमदार आए। मैं देख रहा था आय है उम्मीद से बेहतर रही है, ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट बहुत बेहतर, 620 करोड़ की उम्मीद थी 700 करोड़ आया है, मार्जिन जबरदस्त बढ़कर आए 7%। और सबसे बड़ी बात यह कि नतीजों के पहले स्टॉक पीटा था। अगर इसका हफ्ते भर का चार्ट देखिए, दमदार शॉर्ट्स बने थे यहाँ पर, क्योंकि लोगों को पहले अंदाजा ये था कि शायद नंबर्स खराब आएंगे, लेकिन उसके विपरीत नंबर्स आए बेहद मजबूत और स्टॉक देखिए 5% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट गेन कर चुका है। जय, इसके चार्ट्स देखकर बताएं, क्या टोरेंट पावर ये खरीदने का सही वक्त है 200 रुपये पर? वेल अनिल जी, मुझे तो नहीं लगता टोरेंट पावर में खरीद कर चलना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल जो हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, कोई बुलिशनेस एज ऑफ नाउ तो मुझे नजर नहीं आ रही है। आई थिंक ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस तो काफी नजर आ रहा है ये स्टॉक में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाउंस अगर देखने मिले ये स्टॉक में तो एक्सिट ही करना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है ये स्टॉक। अगर कंसोलिडेशन में नीचे की तरफ फिर से मिलता है ये स्टॉक, देन आई थिंक बाय करे अराउंड 160 165 अच्छे लेवल से स्टॉक में एंटर करने के लिए। अदरवाइज तो चार्ट पैटर्न में जो हिसाब से मैं इतने दिनों से सेलिंग देखने मिली है अनिल जी, आई क्लियरली थिंक कोई भी बाउंस मिले ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा तो एक्सिट ही करना चाहिए। नंबर्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 85% देखिए प्रॉफिट बढ़ा है, 21.5% के सामने 28.5% मार्जिन रहे और इसीलिए दरअसल आज ढीले मार्केट में या फिर सुस्त मार्केट में ये शेयर देखिए आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिख रहा है। लेकिन PSU बैंक्स अब इनको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, अमरीश जी ये बताइए। काफ़ी सारे अब देखिए सब ज़्यादातर बड़े बैंकों के नंबर्स तो आ गए अर्निंग सीजन के फैग एंड में हम एक तरह से, अब PSU बैंक्स को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए और इंतजार करेंगे नीचे मिलेंगे? खरीदना तो इस लेवल पे नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुके थे और वहाँ से अभी करेक्ट किया एंड आई थिंक द करेक्शन इज जस्ट अबाउट स्टार्टेड एंड दिस NPA इशू तो अभी भी चलने वाला है एटलीस्ट फॉर द फोर्सिबल 4 to 6 quarters। वी आर नॉट सीइंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ व्हिच इज आई थिंक एट डिकेड्स लो। तो अर्निंग सीजन के बाद एक तुलना होती है प्राइवेट वर्सेस PSU, इस बार भी प्राइवेट बैंक की जीत हुई है क्या और प्राइवेट बैंक्स में कोई शेयर आपको अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो कोटक अच्छा लगता है, बट स्टिल एट दीज लेवल्स टू एक्सपेंसिव टू रियली सजेस्ट अ बाय एंड स्पेशली जब मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ओवरऑल करेक्ट करेंगे, दिस शुड बी देयर ऑन द बाइंग लिस्ट, पर आई डोंट थिंक आई शुड बी लुकिंग एट बाइंग राइट नाउ। ओके इस बीच फिर से दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ आने की कोशिश होती दिख रही है। सेंसेक्स निफ्टी की 115 अंक ऊपर सेंसेक्स है 30,500 के नज़दीक। बैंक निफ्टी आज का है ये 9,415 का, उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। फिर से 9,400 के आसपास जो आज का निर्णायक लेवल है उसी के आसपास कारोबार थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस रेंज में होता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ये एक्शन आज के लिए आपको दिख रहा है। लेकिन इस बीच जो स्टॉक्स हैं बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, वहाँ पर टाटा एलेक्सी अब कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। वागले साहब की रिकमेंडेशन के बाद 3% स्टॉक कमज़ोर हो चुका है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 2% है। लेकिन वागले साहब टारगेट्स दोहराने एक बार 1408 तो आ चुका है फ्यूचर्स में। अनिल जी, मैंने 1387 की बात की थी, शायद यहाँ से 1-2% नीचे जा सकता है। चलिए तो इस लेवल पर रखिए नजर। लेकिन देखिए एक पैक जो लगातार 2 दिन से कमज़ोर है, मजबूत है, और वो है ऑटो पैक। देखिए आज भी ऑटो इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सूचकांक है। अच्छी तेजी यहाँ देखने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि टाटा मोटर्स दरअसल 3% ऊपर है, 4% ऊपर खुला, लेकिन अभी भी देखिए 3% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा सूचकांक जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो दरअसल इंफ्रा शेयर, मेटल शेयर दिखा रहे हैं। मेटल्स में जो तेजी है वो दमदार है और अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन फार्मा और IT ये दोनों ही पैक आज भी कमज़ोर है। अमरीश, इसको कोई नहीं खरीदना चाहता, फार्मा को और IT पैक को। ये बताइए एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहेंगे क्या किसमें, और इन दोनों में से प्रेफरेंस क्या होगी और उसके अंदर शेयर भी बताइए। आई थिंक वन कैन टेक अ कॉन्ट्रा कॉल दोनों पे, बट देन क्लियरली वन शुड बी हैविंग अ मच लॉन्गर टर्म व्यू। मैं तो नेक्स्ट आई मीन आई विल नॉट इवन टॉक अबाउट नेक्स्ट 12 months, आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट 18 to 24 months, और आई थिंक वन शुड आल्सो लुक एट बाइंग दिस इन ट्रांचेस। You cannot be buying everything at one shot. I think one should look at buying only possibly 15-20% of the total quantity at current levels. और यदि और भी नीचे आता है तो I think one should keep on averaging. And the stocks which I would surely look at buying, I mean in IT would be Infosys or TCS. I mean the big boys. And pharma में it's going to be Lupin, Sun Pharma, और Divi's. अच्छा, इस बीच एक और स्टॉक वोल्टास तो चलिए समझ में आता है कि आज नंबर्स के दम पर इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा 21%, 22%, लेकिन दूसरा स्टॉक
जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट गेन दिखा रहा है वो है अपोलो टायर। 10% अपोलो टायर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टॉक कमज़ोर हो रहा है, आधा पौन % कमज़ोर है। एक खबर मैं बता दूं जिसकी वजह से अपोलो टायर, MRF, सीएट तीनों तेज़ी से गिरने चाहिए। सीएट को छोड़ दीजिए, वायदा कारोबार के बैन में है। लेकिन जो कल भी हम बात कर रहे थे कि GST की दरों में आपको फाइन प्रिंट पढ़ना समझना जरूरी है। टायर पे खासतौर से जो ब्रांडेड टायर्स हैं उन पे GST की दर 28% हुई है। पहले अंदाज़ा ये था लोगों को कि 18% रहेगी ब्रांडेड टायर के लिए, लेकिन 28%। तो ये बहुत बड़ा झटका है टायर कंपनियों के लिए, क्योंकि होगा ये कि जो चाइनीज़ और दूसरे टायर जो इंपोर्ट हो रहे थे जिसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हुई थी, अब 28% GST लग गया तो वैसे भी इंपोर्ट और सस्ता हो जाएगा। तो इनके लिए वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना भी कोई फ़ायदे की बात नहीं। तो अपोलो टायर, MRF खासतौर से ये दो स्टॉक जो बैन में नहीं है, इन पर नज़र रखिए, क्योंकि ये बहुत ख़राब है। ये ठीक उसी तरह से ख़राब है जैसा आपने ITC में देखा कि किस तरह से इनवॉइस वैल्यू पर GST की बात हुई। आपने कल हम मैकडॉवेल की बात कर रहे थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कि किस तरह से एथेनॉल सिर्फ इंडस्ट्रियल एथेनॉल के लिए GST नहीं है, दूसरे एथेनॉल के लिए भी है। तो टायर कंपनियों के लिए बेहद नेगेटिव है। अमरीश, क्या किया जाए इन स्टॉक्स में? क्या यहाँ पर भी आपकी राय है प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, शॉर्ट किया जाए? इनफैक्ट मैं लास्ट कई महीने से वही बोलते आ रहा हूँ कि आई थिंक वन शुड बी बुकिंग आउट ऑफ टायर्स, क्योंकि आई मीन whatever margin expansion had to happen because of input cost going down, वो पूरा I think that move वो भी खत्म हो गया, has already happened, क्योंकि we have seen most of these stocks becoming multi baggers. तो इस लेवल पे भी मुझे लगता है कि one should possibly book out. वागले साहब, क्या शॉर्ट किया जाए और दोनों की लेवल्स बताएं, अपोलो और MRF? अनिल जी, चार्ट में तो मुझे वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। वीकनेस तब होगा जब 222 के लेवल्स ब्रेक होंगे। 226 है तो उसके नीचे जाता है, 222 223 के नीचे जाता है तो अपोलो मेरे हिसाब से शॉर्ट किया जा सकता है। MRF वैसे भी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, और अगर 222 के नीचे बेचते हैं, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट होगा। तो हो जाएगा अगर फंडामेंटली अगर। हाँ, बट अभी बेचने से बेटर है एज एन F&O ट्रेडर 222 पे बेचे। ठीक, चलिए तो 222 इंतजार करें, वो आए तो वहां पर बेचें। इसके अलावा अब आज बायोकॉन कमजोर है, 2.5% की गिरावट दिखा रहा है, थोड़ा सरप्राइजिंग। डिवीज में भी गिरावट देखी जा रही है। कमजोर क्वालिटी के कुछ और स्टॉक्स आपको बताता हूँ। देखिए NCC में तो 5% गिर गया है NCC। मुझे याद है आशीष, आप बहुत बुलिश थे स्टॉक पर और आपके सारे टारगेट्स अचीव भी हुए। ये बताइए, अगर फिर से तेजी करनी हो इस शेयर में, देखिए क्वालिटी को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर जरूर कमजोर आया तो नीचे आ रहा है, कौन से स्तरों पर आपकी नजर होगी? देखिए मैं समझता हूँ 82 83 जब भी आएगा वहां पर पे एक अच्छा बेस बनेगा, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप तो 2-3 दिन पहले ही शुरू हो चुका था। जब स्टॉक ने 95 को ब्रेक किया तो वहीं से शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, और मुझे लगता है उसके चलते शायद एक गिरावट देखने को मिले। 82 83 के आसपास ये स्टॉक स्टेबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये स्पेस के अंदर में काफी अच्छा इंटरेस्ट है। रोलोवर्स से भी हम देख रहे हैं तो काफी अच्छा रोलोवर्स देखने को मिला है। अब ये पोजीशन थोड़ी शॉर्ट टर्म में बिल्डअप हुई है तो डेफिनेटली 82 83 का लेवल देखना होगा। अगर से वहां पे सस्टेन होता है और 2-3 दिन भी उन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तो वो एक अच्छा साइन होगा, जहां पर एक क्लैरिटी आएगी कि ये स्टॉक वापस एक अच्छे रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। ये स्टॉक से एक्शन में। लेकिन एक और स्टॉक है JSPL जो आज 3% मजबूत है। कल के नतीजों के बाद ओपन इंटरेस्ट भी 3% बढ़ा है। जय ठक्कर हमारे साथ है, जय से पूछते हैं चार्ट्स पर उनकी राय। जय, बैंड से बाहर भी आया है स्टॉक, ये क्या कुछ एक्शन है, खरीदा जाए या दूर है? जिंदाल स्टील एंड पावर, राइट अनिल जी? JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर। बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो लगता है कि इसमें कमजोरी और भी कंटिन्यू हो सकती है अनिल जी, बिकॉज जो हिसाब से एक रिवर्सल ये स्टॉक में देखने मिला है, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अभी भी एक डाउनसाइड ही देखने मिलेगा ये स्टॉक में। सी ओवरऑल अगर आप देखें तो लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम ये स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहे हैं अनिल जी। एंड देन जो हिसाब से इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर रेजिस्टेंस लेके ये स्टॉक रिवर्स हो रहा है, टेक्निकली तो मुझे काफी वीक नजर आ रहा है। मिनिमम टारगेट जो लोअर साइड देख रहा हूँ पोजिशनल बेसिस पे अनिल जी, दैट कम्स टू अराउंड 95, अभी भी 110 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से भी काफी कमजोर हो सकता है ये स्टॉक। तो दिस इज द ओनली स्टॉक एंटायर पैक में जो मुझे लग रहा है काफी वीक है। दूर रही है। आज बैन से बाहर आए हैं जो देखिए CSE तो वो थोड़ा ऊपर है, HDIL तो वो थोड़ा ऊपर है, JSPL तो थोड़ी सी बढ़त देखी जा रही है। इवन JSW एनर्जी, आप देखिए ये कुछ स्टॉक्स जो F&O बैन से बाहर आए हैं तो थोड़ी बहुत बढ़त देखने को आज जरूर मिल रही है, लेकिन इस शेयर से दूर रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए बायोकॉन, अच्छा मार्केट देखिए ऊपर खुला नीचे आया,
ऊपर गया और अब वापस से मिड कैप इंडेक्स देखिए लाल निशान में आने की तैयारी कर रहा है, तो बाजार ऊपर जाने में थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आ रहा है। बायोकॉन अचानक से आज कमजोर है, कुछ चार्ट्स पे नजर आ रहा है बागले साहब, इसने देखिए पैसा बनाकर दिया है, सब लोग जिन्होंने खरीदा होगा वो आज भी इन द मनी होंगे, अच्छा पैसा बना रहे होंगे। ऐसे बाजार में चेष्टा होती है लोगों की कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेबल से निकाल लें। कंपनी तो अच्छी है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है स्टॉक में साफ तौर पर, और नीचे जा सकता है क्या हेमंत? 880 तक जा सकता है, अभी 920 है, और आप अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेते हो तो मुझे थोड़ी डाउनसाइड तो बिल्कुल ही लगती है। एक 930 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 880, 1 से 2 दिन का व्यू है। 880 तक। इस बीच नतीजों वाले स्टॉक्स में जो एक्शन दिख रहा है, जुबिलेंट लाइफ एक और स्टॉक है जो 5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, यहाँ अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। TCI एक्सप्रेस ये एक और छोटा स्टॉक है जहाँ पर 2.5% के आसपास की मजबूती होती हुई नजर आ रही है। प्रभात डेयरी नीचे खुलकर डेज हाई पर आता हुआ दिख रहा है, तो अमरीश जी जो कह रहे थे कि इन शेयरों को गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, एकदम सटीक सही साबित हुई है उनकी राय। देखिए स्टॉक मजबूत होता हुआ दिख रहा है नीचे के लेवल से। जेबी केमिकल 3% कमज़ोर है आज के सेशन में। इन्फानाइट कंप्यूटर्स सॉल्यूशन ये भी 2.5% कमज़ोर है। रेडिको खेतान 3% कमज़ोर है। NCC लिमिटेड 5%, गुडरिक एक और कंपनी है जहां पर 5% का नुकसान है। तो नतीजों के दम पर बड़ा एक्शन तेजी और मंदी की तरफ दोनों ही तरफ कई सारे स्टॉक्स में आपको आज नजर आएगा जो होता हुआ दिखा। लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मर नतीजों के दम पर अगर आज कोई एक स्टॉक है तो वो है वोल्टास जो 9% मजबूत है, अब 440 के भी पार निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट में अच्छी तेजी यहाँ होती हुई दिख रही है। नतीजों के दम पर टोरेंट पावर बेहद मजबूत होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 4% की शानदार तेजी। ION एक्सचेंज मेरे ख्याल से ये 5% के ऊपर सर्किट ही है नहीं। हाँ। और JHS स्वेनगार्ड ये एक और स्टॉक है जिसने बाजार बंद होने के बाद कल नतीजे पेश किए JHS ने, और ये भी 5% की मजबूती दिखा रहा, अच्छी तेजी होती दिख रही है। बिल्कुल। चलिए तो 9400 के इर्द गिर्द कारोबार हो रहा है इस समय, और 2 घंटे का इंतजार का बात आशीष आपने करी है। ये बताइए कुछ अपने बयान में कुछ चेंजेस, और अब तक मार्केट आपको कैसा लग रहा है जो चल रहा है? नहीं, मुझे लगता है वही वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तक के कोई ऐसा साइन बाजार के अंदर में देखने को नहीं मिला है। डेफिनेटली 1-1.25 घंटे के बाद ही एक्शन जो है बाजार का वो क्लैरिटी पकड़ेगा। फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक रहेगा, ये है आपके लिए राय। क्लैरिटी मिड कैप्स में आप देखिए, मिड कैप इंडेक्स 5 दिन में 6%, आज भी देखिए ऊपर जाता है और जाते ही पिटाई होती है। अब देखिए 0.5%, 1/4% नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप्स में कोई बायर है नहीं इस समय। अच्छा, जनरली हम देखते हैं करेक्शन के बाद अगर बाउंस देखने को मिलता है तो अच्छे शेयरों में, क्वालिटी शेयरों में, लार्ज कैप्स में देखने को मिलता है, तो पहले लार्ज कैप्स का प्रदर्शन दिखाते हैं। एक लार्ज कैप जो मेरे रडार पर आ रहा है आज वो है यस बैंक। यस बैंक देखिए 1.25% मजबूत है आज के सेशन में, और यस बैंक में एक मैं बड़ा ट्रेड देख रहा था अभी 1413 रुपए में एक ट्रेड हुआ है, लगभग 13 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है यस बैंक पे। BSE पर 0.28% हिस्सेदारी यस बैंक की बदली है। इसके चार्ट पर आए थे वागले साहब। अनिल जी, अगर एक स्टॉक पे मैं पॉजिटिव रहूंगा ये माहौल में तो ये येस बैंक होगा। ओके, क्योंकि ये कल के हाई को अभी ब्रेक कर रहा है और ओपनिंग होते ही सस्टेन हो रहा है, लेकिन थोड़े वॉल्यूम बिल्टअप मुझे चाहिए वो ट्रेड लेने के लिए FNO में वो दिख नहीं रहा है, वो मिसिंग है। अगर वो आते हैं तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। 1450 1460 2 से 3 दिन का व्यू है, और 1410 का स्टॉप लॉस होगा, तो एक 12 रुपए का रिस्क ले रहे, अपसाइड 25-30 रुपीज़ का मूव दिखता है। अमरीश जी, आप तो साउथ अफ्रीका से घूम के आए हैं, एयरलाइंस में आपने अभी सफ़र किया है सबसे ताज़ा, ये बताइए जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब, अब क्या व्यू है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 दिनों से एक के बाद एक एयरलाइन, समर सीजन तो हो गया, अब डिस्काउंट दे रही हैं और मॉनसून ऑफर सामने आ गए हैं। जेट कह रहा है 3 दिन तक टिकट बेचेंगे सेल में, और शुरुआत है 1079 से 1080 रुपए के आसपास आपको अब टिकट ये बांटने की बातें कर रहे हैं। और स्पाइस जेट ने भी इसी तरह का काम किया, तो कंपटीशन वापस से बढ़ता हुआ शायद 12 रुपए में बेच रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बताइए भाव तो ऊपर दिख रहा है आज, कैसे अप्रोच करेंगे इसे?
I think because of all this, clearly margin पे तो pressure आएगा because busy season is getting over. ठीक बात है. And I think till October, I think we could see load factor getting affected to a certain extent. उसके साथ margins भी affect होंगे. तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर दिखेगा. और ओपेक की बैठक के आउटकम कल आएगा. Absolutely. So I think even the oil prices may not fall much from here. तो उसका भी शायद ज़्यादा benefit नहीं मिले. ओके. इस बीच एक और स्टॉक है, क्योंकि आप कमजोरी की बात कर रहे हैं, एक मिड कैप स्टॉक जो कमजोर होता दिख रहा है, जहाँ पर शॉर्ट्स बनने के सारे संकेत, अगर मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी हुई तो शायद गिरने में आगे रहे. यूनियन बैंक पर नजर डालिए वागले साहब, क्या आपको शॉर्ट साइड पर ये स्टॉक समझ में आता है? 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 9 लाख से ज़्यादा शेयर इसमें जुड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ बैंक तो ऐसे हैं सरकारी जो आप बेचना भी चाहें तो बेच नहीं पाएंगे, जो कमज़ोर हैं. मसलन बैंक ऑफ इंडिया बैन में, IDBI बैन में, और OBC बैन में, तो यूनियन बैंक एक बचा है जो बैन में है नहीं और बड़ा ज़बरदस्त कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है जिस हिसाब से पोजीशन बनी है. बताइए इस पर क्या राय है? शॉर्ट किया जाए इन लेवल्स पर? यही लेवल्स पर शॉर्ट किया जाए इसके लिए कि कल का जो लो है 160 161 वो ब्रेक अभी हो रहा है. 160 ब्रेक हुआ है. आप 162 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं. मेरे हिसाब से 152 153 तक के डाउनसाइड इंट्राडे या आज मिल जाए पॉसिबल है. आजकल तो 8-10% तो ये गिर ही जाते हैं. बिल्कुल. तो आज हो सकता है, आज या कल तक हो सकता है, तो ये बिल्कुल बेचा जा सकता है. तो ये तो इस पर नजर रखिए. आप कुछ कह रहे हैं आशीष जी, क्या पसंद आ रहा है? आईटी के अंदर में एक बाइंग हमें देखने को मिल रही है और इसमें इन्फोसिस के अंदर भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है. TCS में भी हो रहा है. और एक हमने पहले भी माइंडट्री की बात की थी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस 495 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है. और अगर से आप देखेंगे लास्ट 4-5 दिनों में वॉल्यूम में एक्शन काफी अच्छा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं जैसे 503-4 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, इसमें एक मजबूती देखने को मिलेगी. 530-535 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. ऑन डाउन साइड मुझे लगता है सिर्फ 493-94 का एक स्टॉप रख के पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है. अच्छा, प्राइवेट बैंक में कुछ पसंद आ रहा है? देखिए आज बाजार बहुत तेजी से गिर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ICICI बैंक और फिर HDFC बैंक ये दरअसल बाजार को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं. आप देखिए, अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे, इवन HDFC, ये 3 ऐसे हैवी वेट्स हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं ये बैंक निफ्टी में भी और बाजार पर भी. देखिए ये कमज़ोर नहीं हो रहे हैं. तो जो हम बात कह रहे थे कि प्राइवेट बैंक वर्सेस PSU बैंक, क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि वो इस समय प्राइवेट बैंक्स के साथ होंगे. देखिए HDFC ये वो हैवी वेट है जो बाजार को सहारा दे रहा है और IT तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है. प्राइवेट बैंक्स में कुछ अच्छा लगता है आपको इस समय आशीष? जी, एक है कॉन्ट्रा प्ले यस बैंक के अंदर, जहां पर पे एक अच्छा बेस बन रहा है. मुझे लगता है 1465-70 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस होगा 1410 के आसपास का. दूसरा होगा HDFC बैंक, जहां पे क्लियरली एक ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक सस्टेन कर रहा है और मार्केट की गिरावट को बिल्कुल भी डिफाई कर रहा है. तो ये मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है. 1615-1620 तक के टारगेट्स HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं. ऑन डाउन साइड 1560 का एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग बेट ली जा सकती है. तो ये है इस वक्त आपके लिए राय. इस बीच फिर से 9400 की तरफ आता हुआ दिख रहा है निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे है, क्योंकि कुछ मिड कैप्स ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से गिर रहे हैं, जो इंडेक्स को नीचे खींच रहे हैं, जिनमें मसलन NCC 6% नीचे है, मैक्स 4.5% नीचे है, टाटा एलेक्सी 4% नीचे है, अपोलो टायर जो लेवल आप बात कर रहे थे 222 वहाँ तक पहुँचा है, वो टूटा नहीं है. तो टूटेगा तो फिर आपसे फिर से राय लेंगे. 222 तक तो पहुंचा है, ये भी 4% नीचे हुआ है. बायोकॉन 3% नीचे जो अच्छा वजन रखता है. यूनियन की हम बात कर रहे थे 3% यूनियन टूट. एक और स्टॉक अच्छा ये बात करते करते रेडार पर आया है, सिंडिकेट बैंक. क्या ये भी टूटने के लिए तैयार है? सिंडिकेट बैंक में देखिए यहाँ पर तेज गिरावट होती हुई दिख रही है. मेरे ख्याल से डेज लो पर आया है सिंडिकेट बैंक. यूनियन बैंक के बाद अब ये दूसरा स्टॉक है जो तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है. वागले साहब इसके चार्ट भी बता दीजिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर? अनिल जी, डाउन साइड तो दिखता है 72 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं और इसका स्टॉप लॉस होगा 7750. करंटली 7550 7580 है, तो 1.5 रुपए का अपसाइड का स्टॉप लॉस. अच्छा, ये आपको दिख रहा है कि अगर मतलब बैंक निफ्टी समझो कमजोर होता है, नीचे जाता है, तो क्या सरकारी बैंक ही खींचेंगे? क्योंकि यस बैंक पे तो आप दोनों बुलिश है और उनमें भी मिड कैप सरकारी बैंक ज्यादा कमजोर होंगे. मुझे लगता है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण गवर्नमेंट बैंक ज्यादा वीक है. क्रेडिट स्विस कहता है कि इस तिमाही में, चौथी तिमाही में जो बैंकों ने कुल घाटा किया है जोड़ लीजिए तो वो उतना है जितना सरकार इनको देने पर विचार कर रही थी. तो सरकार का दिया हुआ पैसा
पूरा का पूरा इन लोगों ने लॉस, मतलब वो लॉस ही कर रहे हैं एग्जैक्टली। basically, तो मतलब। ऐसा समझिए सरकार अगर दे रही है तो वो सब तो इन्होंने घाटा बुक कर लिया। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट इसीलिए इतनी अहमियत रख रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं देखिए प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंक क्या पसंद है, तो प्राइवेट बैंक मतलब और प्राइवेट बैंक अच्छा प्रदर्शन हाँ, दिखा कुल रहा है। मिला के ये कि आपको अगर तेजी करनी भी है बैंक से, तो सरकारी बैंक बेचिए और प्राइवेट बैंक खरीदिए। और प्राइवेट वही बैंक अच्छा देखिए खरीदिए। प्ले आउट वही हो रहा है, आपकी टिकट टीम देखिए दिखा रही है, एचडीएफसी, ये सारे बैंक अच्छा प्रदर्शन। यस बैंक अनिल जी ने बोला था 1420 था, अभी वहां से लगभग 14-15 रुपए ऊपर। प्राइवेट बैंक बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ से ये बोले सरकारी बैंक, दोनों ही फिसल गए हैं, मतलब तेजी से जा ही रहे हैं नीचे एक्चुअली। वो और 3-4 दिन से कह रहे हैं एसबीआई देखिए गिरेगा, वागले साहब आज भी कह रहे थे बिल्कुल, इसे खरीदिएगा मत, गिरेगा, गिरता ही जा रहा है। और आप एक के बाद एक बता रहे हैं पीएसयू बैंक, सिंडिकेट, ये सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पर Exactly, एक्चुअली। सही बात है। तो वो रीजन यही है, वो जो रिपोर्ट है वो प्ले आउट हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे एक्शंस इस वक्त आपको दिखेंगे मजबूती वाले। एक और स्टॉक जीएमआर इंफ्रा कमजोर हो रहा है, छोटी प्राइस का स्टॉक है, 1.5% नीचे और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 6% बढ़ा है। आशीष जी आपकी राय? बिल्कुल अनिल जी, इसमें भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और जैसा एनसीसी के अंदर में एक गिरावट है तो डेफिनेटली अच्छा, इंफ्रा और side पूरा एक effect। कंस्ट्रक्शन स्पेस सेलिंग प्रेशर दिखाएगा। मुझे लगता है कम से कम 14 तक के स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1595-16 के आसपास का एक स्टॉप लग के फ्यूचर्स के अंदर में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छा अमरीश जी, ये भारत फाइनेंशियल्स सबको इंतजार था डील होगी और डील का अनाउंसमेंट तो कुछ आया नहीं अब तक। हाँ। इंडसइंड बैंक के साथ होगी, हो जाएगी। इंडसइंड बैंक ने भी कभी डिनाई नहीं किया और भारत फाइनेंशियल्स ने भी कहा जी हम बातचीत कर रहे हैं। अब तक हुई नहीं, ऊपर से शेयर नीचे आया, बैन में काफी दिन रहा, बैन में शायद नहीं होता तो और नीचे फिसल जाता। ये तो शुक्र है कि मैनिपुलेट होके या जैसे भी होके ये बैन में रहता है ज्यादातर समय। अब ये बताइए करें क्या, अब लोग थक गए हैं इस शेयर को होल्ड करके, क्या और नीचे आ सकता है this या stock अभी specifically- होल्ड करना चाहिए, जितना गिरना था गिर गया? आ सकता है और भी, because we should remember that even in the recent past this stock has moved up from those levels of 400 and ठीक बात if है। you're talking of the last 3 वैल्यूएशंस years वाइज क्या एक्सपेंसिव है? वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है एंड ओवरऑल जो मूड है ऑन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है मार्केट में। इफ यू लुक एट ऑल द अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव फॉलन। तो अभी जो सेंटिमेंट है थोड़ा बहुत नेगेटिव है एज फार एज माइक्रो फाइनेंस इज कंसर्न। एंड अगेन इफ द रूमर्स कम, आई थिंक इट विल बी ओनली अ ट्रेडिंग बाय and not an investment ठीक buy. बात है। So I think one should look at waiting for it to fall below those 600 levels closer to 550. ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। चलिए वक्त है आप सबसे विदा लेने का। वागले साहब, अमरीश जी, आशीष जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़कर आज अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में सीनियर फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय साहब। गौतम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताएं सर, पहले तो बाजार पर क्या रहा है, थोड़ा सा करेक्शन के मूड में आते हुए दिख रहे हैं, क्या कोई बड़े करेक्शन की आशंका है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जैसा माहौल है? जी, ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जैसा माहौल ही लग रहा है। आइडियली जो होना चाहिए वो है कि मिड कैप में थोड़ा अच्छा करेक्शन हो और ब्रॉडर इंडेक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन 100-200 पॉइंट का, क्योंकि ये बाजार एक तरफा रैली काफ़ी समय से कर रहा है और कहीं ना कहीं टू मच होप बिल्ड इन हो जा रहा है। अर्निंग्स रिकवरी उतनी भी तादाद में नहीं आ रही है जिससे कि ये बाजार ऊपर जाता रहे। तो एक हेल्दी करेक्शन है, मैं कहूँगा, और उसकी ज़रूरत भी थी। हम सब उसकी आशंका भी कर रहे थे, हम एडवाइस कर रहे थे इन्वेस्टर्स को कि थोड़ा कॉशन बरता जाए। तो इट्स अ हेल्दी थिंग। बाजार कभी भी वन वे नहीं चलता है एंड बीच बीच में ऐसे करेक्शंस आने हेल्दी होते हैं बाजार के लिए। तो सर, आपने अर्निंग सीजन की बात कही, ये बताइए ओवरऑल अर्निंग सीजन अब तक का बड़ी कंपनियों के तो नतीजे अब आ चुके हैं, कैसे रहे अर्निंग सीजन दरअसल? जी, बिल्कुल इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस मैं कहूँगा। देखिए, ग्रोथ जो स्ट्रक्चरल सिक्युलर ग्रोथ है वो अभी भी रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज़्यादा आते हुए हमें नज़र आया है। उसके अलावा ये इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में, सिलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में अर्निंग्स ग्रोथ आए हैं। बाकी हमें जो उम्मीद थी कि पीएसयू बैंक्स मेटल्स में एक सिक्लिकल रिकवरी आएगा, फ्रॉम ए लो बेस एक रिबाउंड ऑफ अर्निंग्स होएगा, वो भी हमें होते हुए नज़र आया है काफ़ी हद तक। सो मैं कहूँगा कि दिस इज़ इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन। हमें जो चीज़ चाहिए अभी, जिस चीज़ की हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो डिमांड रिकवरी है, डिमांड का जो ग्रोथ है वो ब्रॉड बेस हो जाए, काफ़ी सारे सेक्टर्स में दिखे, जैसे कैपेक्स वाली सेक्टर्स में दिख जाए या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में दिख जाए। एक्सपोर्ट में ट्रेड डेटा फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर होते हुए दिख रहा है, बट ऐसा कुछ माहौल नहीं बनाया अभी तक कि बहुत ब्रॉड बेस्ड डिमांड रिकवरी है। सो उस चीज़ का इंतज़ार हमें अभी भी है। ओके, अच्छा,
जब आप डिमांड की बात कर रहे हैं तो क्या जीएसटी में जो दरें तय हुई हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, उसके चलते आपको लगता है कहीं कोई ऐसे सेक्टर्स पॉकेट्स हैं जहां पर डिमांड बढ़ सकती है, जहां पर टैक्स की दरें कम हुई हो और वहां पर अभी भी निवेश के मौके हैं? देखिए, सिलेक्ट एफएमसीजी में काफ़ी, अगर हम बात करें टैक्स में मेजर कट की, तो वो सिलेक्ट एफएमसीजी टूथपेस्ट या सोप्स जैसे सेक्टर में हैं, बट ये बहुत ही पेनेट्रेटेड सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ आने की कोई गुंजाइश है। तो हमें हमेशा ये लगता था कि जीएसटी विल बी अ न्यूट्रल काइंड ऑफ इवेंट, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी इकॉनमी को एक बार में कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया जाए, क्योंकि कहीं पे अगर टैक्स रिडक्शन कर रहे हैं तो the income also reduces for the government. So ऐसा न्यूट्रल ओवरऑल रहेगा, हमारा ऐसा ही उम्मीद था और शायद काफ़ी हद तक ऐसा ही जीएसटी का परिणाम होने वाला है। इससे जो फायदे होंगे वो मोर लॉन्ग टर्म इन नेचर हैं। ये टैक्स कंप्लायंस, जीएसटीएन जो बात करते हैं, उसका जो बैक एंड आईटी नेटवर्क है, उसके कारण बहुत डेटा जनरेट होने वाला है। टैक्स कंप्लायंस की उम्मीद बहुत बढ़ी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स कंप्लायंस इज इम्प्रूविंग ड्रास्टिकली। सो ये सब जो बेनिफिट्स होंगे ये लॉन्ग टर्म धीरे धीरे प्ले आउट करने वाले होंगे। ऐसा कोई मेजर सेक्टरल शिफ्ट अभी तक हमें नहीं नजर आया है। ऑफकोर्स कुछ कुछ सेक्टर थे जहाँ पे कुछ उम्मीद, ड्रास्टिक उम्मीद थी, जैसे टोबैको में या जो पीवीआर वाला सेगमेंट है, सिनेप्लेक्स वाला सेगमेंट है, उसमें कुछ ड्रास्टिक उम्मीदें थी जो नहीं हुई हैं, आइदर ऑन द नेगेटिव और पॉजिटिव साइड। सो उस हिसाब से वर्सेस एक्सपेक्टेशन कुछ और हुआ है, तो वो जायज़ है कि ऑन सच ए बिग इवेंट पीपल विल हैव सम क्रेजी एक्सपेक्टेशंस, बट मुझे नहीं लगता कि ऑन द ओवरऑल पर्सपेक्टिव जीएसटी विल क्रिएट अ ह्यूज डिसरप्शन इन द मार्केट। बाजार देखिए, अब बैंक निफ्टी फिर से लाल निशान में आ गया है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे हो गया, तो 0.5% ऊपर खुला और 0.5% इस समय नीचे है, तो ऊपरी स्तरों से 1% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सीधी तस्वीर दिखा रहा है कि अब देखिए 2 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 3 गिरने वाले शेयर पहुंच गए हैं, तो बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं। 9,400 के नीचे फिर से निफ्टी भी कारोबार करता हुआ दिख रहा है आपको। जीएसटी पर एक और सवाल है सर मेरा आपसे, और वो ये है कि अब सरकार ये सोच रही है कि कंपनियां दाम ना बढ़ाएं, और ये बाजार को दरअसल पसंद नहीं आता। चर्चा ये चल रही है कि सरकार एक कमेटी बनाए और कमेटी का कामकाज यही हो और वो मॉनिटर करे कि दाम बढ़े ना कंपनियों द्वारा। और हमने देखा हसमुख अढ़िया जी ने 2 दिन पहले ये बयान भी दिया कि जीएसटी से पहले ही दाम मत बढ़ा लीजिएगा। ये बताइए आप कैसे रीड कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को, और अगर ये कमेटी बन जाती है तो क्या दरअसल ग्राउंड पे इसको मॉनिटर करना आसान होगा? आपके टेक सर इस पे। देखिए, ये सरकार का हमेशा से एक मुद्दा ये रहा है कि जीएसटी बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव ना हो, चाहे सरकार के फाइनेंसेस के लिए हो या आम कंज्यूमर के लिए हो। और इतनी बड़ी कंट्री में ये डिसरप्शन को मैनेज करना ऑब्वियसली सरकार का टॉप प्रायोरिटी होएगा। सो एज यू राइटली सेड, ये किस तरह से ग्राउंड लेवल पे इतनी सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस मॉनिटरिंग किए जाएंगे, दैट विल बी डिफिकल्ट, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से देयर विल बी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड विद द कंपनीज और द सेक्टर लीडर्स कि ज़्यादा डिसरप्टिव प्राइसिंग भी ना हो, क्योंकि वी डू नॉट वांट कि जीएसटी के कारण इकॉनमी में एक मेजर हलचल हो जाए। ये संभावना हमेशा से रही है। दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट, बहुत डिस्कशन इस बारे में हुई है। सो हमें लगता है कि द एंटायर एफर्ट ऑफ बोथ सरकार एज वेल एज कॉर्पोरेट का यही होना चाहिए कि मिनिममली डिसरप्टिव हो ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म फायदे तो हमें पता है और वो तो आने ही हैं, बट इन द मीन वाइल अगर ये बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव हो जाए तो वो पॉलिटिकली इट कुड बी अनवायबल। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू बी वेरी डिसरप्टिव विद दिस। सर, ऑटो सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, नतीजे के लिहाज से भी और अब आगे चलते हुए जीएसटी लागू होने के बाद डिमांड के लिहाज से भी, क्या आप पॉजिटिव हैं? यदि हाँ, तो किस तरह के ऑटो कंपनी आपको पसंद है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या कमर्शियल व्हीकल्स वाली? देखिए, हमारा मानना ये है कि सीवी साइकिल यहाँ से बहुत अच्छा होएगा, हमारा उम्मीद नहीं है ऐसा। हम बुलिश हैं पैसेंजर व्हीकल साइड में, उसमें भी सिलेक्ट स्टॉक, एक ही स्टॉक लिस्टेड हैं, और हमारा नसीब भी शायद अच्छा है कि वही स्टॉक है जो मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है, कहीं प्रीमियमाइजेशन का भी बेनिफिट उसे ही मिल रहा है। 2 व्हीलर साइड में भी हमें लगता है कि ये जो स्कूटराइजेशन और प्रीमियमाइजेशन है, ये ट्विन फिनोमेना कंटिन्यू करेंगे।
टू व्हीलर साइड में एक और उम्मीद हमें ये जाग रही है कि अगर यूपी जो कि इंडिया का ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन है और मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूटर भी है बिकॉज ऑफ द साइज, वहाँ पे अगर इकोनॉमिक रिकवरी आती है विद द न्यू गवर्नमेंट तो वो टू व्हीलर मार्केट और अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमारा टू व्हीलर साइड में अगर कोई डिमांड रिकवरी की बात करें तो उसका यूपी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा ये चीज़, और दूसरा मानसून पे, क्योंकि अब वी आर गेटिंग इनटू दैट सीजन कि मानसून आने वाला है एंड दैट शुड इम्पैक्ट रूरल डिमांड। बट एज ऑफ नाउ टू व्हीलर में हमारा पूरा बेट स्कूटराइजेशन और प्रीमियमाइजेशन पे है, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की उम्मीद अभी भी कम है। सो दीज आर द सिलेक्ट पॉकेट्स इन ऑटोज वेयर हमें तेजी नजर आ रही है बुलिशनेस है। सब इसके ऊपर काफ़ी बुलिश हैं आप। अच्छा, बाजार देखिए अब नीचे फिसल रहा है, निफ्टी वापस लाल निशान में आने की तैयारी करते हैं। इवन टाटा मोटर आप देखिए खुला कहाँ 470 पर, हाई क्या है 473, यानी 3 रुपये 35 पैसे ऊपर गया और इस समय भाव है 466 का। यानी जिन्होंने कल खरीदा था उनको आज मुनाफा हुआ है, जिन्होंने आज खरीदा उनके अभी भाव कह सकते हैं आप नहीं आए, वो अभी पैसा नहीं बना पाए हैं। तो अच्छा शेयर है, बढ़िया शेयर है, लेकिन आज जिन्होंने सुबह गैप अप में खुला उनका फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। मेटल्स पर एक राय लेना चाहता हूं सर। मेटल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, नतीजे भी जो इस बार आए वो कंपनियों के अच्छे आए। क्या ये तेजी पिछले फाइनेंशियल ईयर वाली इस साल भी जारी रह सकती है मेटल्स में? जी, मुझे नहीं लगता कि जो पिछले साल का डेल्टा आया है मेटल्स के नंबर्स में बिकॉज ऑफ लो बेस वो फिर रिपीटेबल है। जो लास्ट ईयर Q4 तक मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, ये सब बीटन डाउन सेक्टर्स थे, बहुत ही लो बेस इन अर्निंग्स पे बैठे थे, वहाँ से डेल्टा आना ही था। और प्लस कमोडिटी साइकिल ने भी अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया था फ्रॉम February ऑफ 2016 ऑनवर्ड्स। सो हमें लगता है कि ये जो रिकवरी आ चुका है वो काफ़ी हद तक प्लेड आउट है नंबर्स में। यहाँ से भी नतीजे थोड़े बेटर होने की गुंजाइश है, बट ऐसा लास्ट ईयर जैसा डेल्टा हमें नहीं नज़र आ रहा अभी। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कारोबार, और जहाँ सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मिड कैप शेयरों में बैंक निफ्टी पर दबाव बरकरार है आज भी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।